हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर क्रिया, जो कि आने वाले किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में क्रिया। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया क्या होता है। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है क्रिया, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्रिया की परिभाषा क्या होता है। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, लड़ना, यानी जिस भी शब्द में ना प्रत्यय जोड़ दो समझ लो वो क्रिया ही है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिया हो जाएंगे। अच्छा, क्रिया तो आप जब क्रिया के बारे में आप समझ गए हो, तो क्रिया से पहले यानी क्रिया से पहले आपको धातु को समझना चाहिए कि धातु होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, धातु क्या होता है, यानी क्रिया के मूल रूप को क्या बोला जाता है, क्रिया के मूल रूप को धातु बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, ये सब लिखा गया है ना, तो ये क्रिया है। अब क्रिया का मूल रूप क्या होगा, जैसे यहाँ पर खाना, खाना में से इस ना को हटा देंगे तो ये जो खा है वो हमारा धातु बचेगा। पीना, पीना में ये जो ना हटा देंगे तो ये पी जो बचेगा ये हमारा धातु बचेगा। पढ़ना, पढ़ना में से ना यदि हम हटा दें तो ये जो पढ़ हमारा बचेगा ये हमारा धातु बनेगा। सोना, ये सोना, देखिए सोना में से ना प्रत्यय हटा दो, ना हटा दो तो ये जो सो बचेगा ये हमारा सो धातु बचेगा। तो इसी तरीके से रहना में से ना हटाओगे तो रह, ये सब हमारे क्या होंगे, धातु। समझ में आ गया। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वही हमारा क्या होता है, धातु होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एकदम नोट ध्यान रखिएगा, धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु विद्यमान रहता है या उपस्थित रहता है। जैसे अच्छा, चलना में ये हमारा क्या है, चलना में ये ना प्रत्यय हो गया, चल धातु हो गया। तो ये क्रिया, ये चलना पूरा क्रिया है और क्रिया में चल धातु हो गया, ना प्रत्यय होगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा चलना हमारा क्रिया हो जाएगा। तो यानी कोई भी धातु यदि है उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, क्रिया बनेगा। इसीलिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि धातु से ही क्रियापद का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए क्रिया में, क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहता है या विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर धातु की पहचान, दोस्तों फिर से वही धातु की पहचान क्या है। देखिए, शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। जब आप उस ना को हटा देंगे तो जो बचेगा वह धातु ही बचेगा। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि अगर आपका कोई भी क्रिया है, यदि उसमें से ना प्रत्यय हटा दोगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, धातु बचेगा। तो धातु के भेद भी समझ लेते हैं। देखिए, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि धातु के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता रहेगा तो आप बताओगे, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर धातु के भेद देखिए, धातु को 4 भागों में बांटा गया है। एक मूल धातु, सामान्य धातु, यौगिक धातु और व्युत्पन्न धातु। ये 4 तरह के हमारे धातु होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मूल धातु किसे कहते हैं। देखिए, यह स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होता है। जैसे जा, खा, पी, रह, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दोगे वो हमारा क्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा जा में ना जोड़ दीजिए जाना, खा में ना जोड़ दीजिए खाना, पी में ना जोड़ दीजिए पीना। तो ये ना नहीं है इसमें, बस जा, खा, पी, रह, ये सब हमारे मूल धातु के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सामान्य धातु, मूल धातु में ना बस जोड़ दीजिए वो हमारा सामान्य धातु। और सामान्य धातु आप देखेंगे तो आपको जो क्रिया मिलेगा वही आपका सामान्य धातु हो जाएगा। देखिए, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनता है वह सामान्य धातु होता है। जैसे जाना, जाना, खाना, पीना, जैसे जा, खा, पी है तो इसमें जाना, खाना, पीना हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी से जो परिवर्तन किए जाते हैं वो व्युत्पन्न धातु कहा जाता है। जैसे लिखना, ये लिखना हमारा क्या है, सामान्य धातु है। लिखना से लिखवाना, लिखवाना, उसमें वाना प्रत्यय लग रहा है कि नहीं,
पढ़ना से पढ़वाना, चलना से चलवाना, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न धातु हो जाएंगे। और यौगिक धातु क्या होता है, यौगिक मतलब क्या, जोड़ना। तो कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो ये आपको इतना जानना होगा, ये आप क्रिया जब पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको धातु को भी समझना होगा। ये धातु इतना हम आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्रिया के भेद। या क्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उन्हें हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक क्रिया यानी आपको परीक्षाओं में यही कुछ मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपको एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि ये जो सेंटेंस है वो अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है, क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ हम अकर्मक और सकर्मक के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सकर्मक का मतलब होता है सह मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के, यानी कर्म के साथ। तो जिस भी सेंटेंस में आपका क्रिया के कार्य का जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़े तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर हम 4-5 एग्जाम्पल आप लोगों को सकर्मक का दिए हैं। अगर आप चाहोगे तो सकर्मक क्रिया का कोई भी सेंटेंस देगा वो बड़े आसानी से आप पहचान लोगे। देखिए, अध्यापक ने लड़के को पीटा, यानी अध्यापक जब पीट रहा है तो पीटने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अध्यापक पर तो पड़ेगा नहीं, जब भी पड़ेगा तो लड़के पर पड़ेगा। समझ रहे हो, जब अध्यापक लड़के को पीट रहा है तो लड़के को दर्द हो रहा है ना, यानी लड़के पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो वही यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए, राहुल ने खिलौना तोड़ा। अच्छा, ये तोड़ा जा रहा है, राहुल के द्वारा खिलौना तोड़ा जा रहा है। तो तोड़ने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, खिलौना पर पड़ रहा है ना, न कि राहुल पर पड़ेगा। तो यहाँ पर तोड़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, खिलौना पर पड़ेगा। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए, राम ने सेव खाया। अच्छा, राम सेव खा रहा है ना, तो ये जो सेव है यानी खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस सेव पर पड़ रहा है। यानी सेव क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। जब राम सेव खा जा रहा है तो सेव पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए सेव खत्म हो जा रही है। तो यहाँ पर जो खाने का प्रभाव सीधे सीधे कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सीता गीत गाई, ये गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस गीत पर पड़ रहा है कि नहीं, यानी ये जो गाई है वो क्या गाई है, गीत गाई है ना, सीता गाई है गीत। तो यहाँ पर गाई यानी गाने का प्रभाव गीत पर पड़ रहा है, यानी इस जो गीत गा रही है उसका प्रभाव कर्म पर, या अर्थात बोल सकते हो इस गीत पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए, ऐसे राधा ने मूर्ति बनाई। अच्छा, बनाने का कार्य यानी मूर्ति बनाने का कार्य, राधा ने मूर्ति बनाई यानी बनाया गया है, तो उस बनाने का कार्य किस पर पड़ रहा है, मूर्ति पर पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आप एक शब्दों में आप कह सकते हो कि क्रिया का प्रभाव यदि कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया, क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रिया, बस यही है। तो अब देखिए दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं का कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, विद्यार्थी पर पड़ेगा, अर्थात कर्ता पर पड़ेगा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, क्या कौन दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, यानी दौड़ने का प्रभाव सीधे सीधे घोड़ा पर पड़ रहा है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। हम रात भर सोते रहे। अच्छा, हम रात भर सोते रहे। अच्छा, सोने का प्रभाव सीधे सीधे रात भर पर पड़ेगा कि कर्ता पर पड़ेगा, यानी हम पर।
तो यहाँ पर देखिए सोने का प्रभाव सीधे सीधे हम पर पड़ेगा, न कि रात भर पर पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्चा दिन भर रोता रहा, यानी बच्चा दिन भर रोता रहे, बच्चा रात भर रोता रहे, उससे क्या मतलब है, लेकिन उसका रोने का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों क्रिया के कुछ अन्य भेद भी माने गए हैं, वो हम आप लोगों को, ये क्रिया का पार्ट 1 है, क्रिया के पार्ट 2 में वो हम आपको कंफर्म कराएंगे। आई होप मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो में कोई त्रुटि है, कमियां हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमको बताएंगे। और ऐसे ही मैथ, रीजनिंग और हिंदी का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।